हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर अकेडमी। लेक्चर 53 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा, आज ये सेकंड होगा। मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या दिखा था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, मतलब जो पैटर्न था क्वेश्चंस का उसको हमने देखा था, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी थे, आज हम देखेंगे जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडिया में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया तो जो है हमारा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 9th, उसमें साउथ इंडिया के बारे में डिस्कस करना है। आज ये जो हमारा टॉपिक है 8th टॉपिक पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ऊपर फोकस करेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया के पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ऊपर फोकस करेगा। किस तरीके से जो इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाक्या जो आए, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे, जैसे कि क्षत्रप सिस्टम वगैरह उन्होंने लाए थी, ठीक है। फिर कुशाना जो थे वो यहाँ पे आपको जो कनिष्क वगैरह है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और फिर उसके बाद हमारे जो इकोनॉमिक और जो मतलब एक तरीके से सोशल या फिर आर्ट एंड कल्चर वाले जो पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जो डिस्कशन है हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चेंजेस क्या आए थे, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए थे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, क्योंकि अशोका के डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, और एक लेवल के बाद जो वहाँ पे शुंगाज वगैरह थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। लेकिन उनका जो एम्पायर था वो इतना बड़ा नहीं था। तो पॉलिटिकल जो है वो यहाँ पे आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एम्पायर डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, सबसे बड़ा जो एम्पायर था, ठीक है। और अशोक जो था वो खुद को चक्रवर्ती सम्राट कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि चारों दिशाओं में उसका साम्राज्य या फिर साम्राज्य जो है या फिर जो किंगडम था वो फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। वो किस तरीके से हुआ था हमने देखा था। मौर्यन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसके रीजन भी हमने देखे थे। इस तरीके से जो है वो एक तरीके से जो उसके जो बाद के जो राजा थे, सक्सेसर वगैरह थे, उनमें एम्पायर एक तरीके से डिवाइड हो चुका था। उसके बाद डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो एम्पायर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आपको चिपडम्स और स्मॉलर किंगडम्स जो है देखने को मिलेंगे। अभी इन दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको चिपडम्स के ऊपर टर्मिनोलॉजीज के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो चिपडम्स वो होते हैं जो मतलब एक ऐसे राज्य या फिर ऐसा एरिया जिसके ऊपर चीफ रूल कर रहे हैं, ठीक है। चीफ मतलब कि कोई एक व्यक्ति होगा जो इलेक्ट हो सकता है लोगों के द्वारा, लेकिन वो लार्ज स्केल पे नहीं होगा। तो वो चीफ किसी एरिया में रूल कर रहा है, उसे चीफडम बोला जाएगा। और किंगडम मतलब कि लार्जर एरियाज में जो राजा वगैरह जो होता है वो रूल करता है, उसे किंगडम्स वगैरह कहा जाता है। तो ये होता है डिफरेंस चिफडम्स एंड किंगडम्स में। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे आपको किंगडम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन साउथ इंडिया में जो चेरा चोरा और पांड्या जो थे ना वो चिफडम्स थे, ठीक है। डीप साउथ अगर आप जाओगे, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था डीप साउथ, ठीक है, यहाँ पे आपको चेरा चोला एंड पांड्या जो थे ये चिफडम्स देखने को मिले थे, ये किंगडम्स नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी थी, ठीक है। और इसी की वजह से जो है आपको देखने को मिला कि नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन इंडिया के ऊपर हो रहा था। और वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया था किस तरीके से इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हुआ था और कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया, ये मैं आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। जैसे कि इंडो ग्रीक सबसे पहले आया, फिर उसके बाद शाकाज आए, फिर उसके बाद पल्लवाज आए और फिर कुशान्स आए, ठीक है। तो ये जो इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्ट का, उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। फिर फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम में, और इसका एक इफेक्ट ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है। अभी ये किस तरीके से आए, तो आपको पता है क्षत्रप सिस्टम आई थी, और यहाँ पे जो सिलेबस में आपको दिया गया है वेस्टर्न क्षत्रप्स वगैरह, ठीक है। तो ये कोई अलग से ये रूलर्स वगैरह या फिर किंगडम्स नहीं थे। तो ये जो आपको शाकाज देखने को मिलेंगे, ये शाकाज की ये सिस्टम थी जिन्होंने क्षत्रप सिस्टम वगैरह लाई थी, और इन्हीं में से ये वेस्टर्न क्षत्रप्स वगैरह थे। तो ये देखेंगे आज हम, ठीक है। तो और क्या चेंजेस आए थे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राजा जो थे इनके टाइटल्स जो है वो रोल जो है दोनों चेंज हुए थे। जैसे कि मैंने कहा कि अशोक जो है वो खुद को मतलब चक्रवर्ती सम्राट कह रहा था, और वो खुद को प्रियदर्शी का कह रहा था, प्रियदर्शी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। प्रियदर्शी मतलब कि बिलोड ऑफ गॉड, है ना। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो राजा देखने को आपको मिलेंगे वो खुद को देवपुत्र, मतलब वो सीधे भगवान के जो मतलब एक तरीके से वो इक्वल करने की कोशिश कर रहे खुद को विद गॉड। अभी ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको पता है कि इतना इनका जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा नहीं था, और ये बाहर से आए थे वैसे भी, तो लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी बनी रहनी चाहिए, और एक ऑथेंटिसिटी जो है इनकी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने खुद को जो है डिवाइन स्टेटस देने की कोशिश की थी। लेकिन जो सम्राट अशोक था वो तो ऑलरेडी मतलब पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो उसके ऊपर उसका कब्जा था, तो उसको ऐसे कोई स्टेटस की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए उसने खुद को प्रियदर्शी वगैरह कहा था और चक्रवर्ती सम्राट कहा था। लेकिन ये जो थे ना, इनको भगवान के साथ एक तरीके से इन्होंने खुद को मतलब डिवाइन स्टेटस लेने की कोशिश की थी, और फिर उन्होंने खुद को देवपुत्र वगैरह भी कहा था। जैसे आप देखते हो मेडिवल इंडिया में वहाँ पे बलबन वगैरह नाम से एक
शासक था दिल्ली सल्तनत में, तो उसने खुद को जिन ए इलाही कहा था, मतलब शायद हाँ यही था, मतलब कि जो कि भगवान का एक अवतार है और मैं जो कहूँ वही मतलब शासन है। जैसे आपने देखा अगर बाहुबली मूवी देखी है आपने, मेरा वचन ही है शासन, तो उस तरीके से जो है इनका कंसेप्ट चल रहा था किनका, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो कुशांस वगैरह आए थे इनका, और बाद में फिर वो बलबन वगैरह का। और आप देखोगे कि जो गुप्ताज वगैरह उन्होंने भी इसी तरीके से डिवाइन स्टेटस जो है वो क्लेम किए थे, तो लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस इससे बना रहता है। तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। अगर आप पूछा जाए कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आए और ये पॉलिटिकल चेंजेस जो किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या है हमें। तो आगे ये देखो आप जो है ग्रीक या फिर जो इंडो ग्रीक जिन्हें बैक्ट्रियन किंगडम भी कहा जाता है, तो इनका एरिया कहाँ तक था। ठीक है, यहाँ से इंडिया में वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इनका इन्वेजन वगैरह हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे पहलवाज वगैरह भी थे, पार्थियन किंगडम, ये भी बाद में आते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मौर्यन एम्पायर था जो उस वक्त पे था कंटेम्पररी ऑफ बैक्ट्रियन किंगडम। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर जो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है पूरी तरीके से, तो फिर इनको चांस मिल जाता है और इंडिया में यहाँ पे इन्वेजन करते हैं। और ये वाला जो एरिया पूरा, ठीक है, ये इस एरिया तक आपको ये जो ग्रीक्स वगैरह जो इंडो ग्रीक्स का कब्जा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और ये पाटलिपुत्र वाला एरिया ना, यहाँ पे शुंगाज वगैरह और कानवाज वगैरह रूल कर रहे थे। और नीचे साउथ में आपको सातवाहनाज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा 9 टॉपिक, वहाँ पे आप जो है उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप इंडो ग्रीक्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है, इंडो ग्रीक्स कब आए थे, कैसे आए थे। तो ये फर्स्ट इन्वेडर थे इंडिया में, ऑब्वियसली अलेक्जेंडर जो था उसके बाद। मतलब अलेक्जेंडर तो इंडिया में आया ही नहीं ना, इतना अंदर तक नहीं आया था वो, लेकिन इंडिया में आके रूल करने वाले ये फर्स्ट थे। ठीक है, तो फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वे द ग्रीक्स, और बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। ठीक है, जिनको इंडो ग्रीक्स वगैरह कहा गया था या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी कहा गया था, 2nd सेंचुरी BC में आए थे, जब आपका अशोका जो है उसकी डेथ वगैरह हो जाती है और मॉडर्न एम्पायर डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो हिस्ट्री जो इंडो ग्रीक्स की वो आप किस बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो उनके जो कॉइन्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कॉइन जो है ना वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देखने को मिलेगी, और इसीलिए ऑथेंटिकेट भी है, क्योंकि कॉइन्स जो है उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक मटेरियल एविडेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा कॉइन्स के बेसिस पे, क्योंकि ये कॉइन जो थे ना इसके ऊपर ही आप खुद के नाम लिखते थे, कुछ जो भी उनके रिलीजियस इंक्लिनेशन वगैरह थे वो भी आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो लिखे गए थे वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और ग्रीक जो स्क्रिप्ट थी ना उसमें लिखे गए थे। तो इंडो ग्रीक किंगडम इन्हें कहा जाता है, या फिर ग्रेको इंडियन किंगडम भी इन्हें कहा जाता है, या फिर इन्हें यवनास भी कहा गया है। यवनास मतलब कि जो जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे ना उनको यवनास कहा गया है। तो ये एक तरीके से एक हेलेनिस्टिक एरा ग्रीक किंगडम था, कवरिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, अभी हमने मैप देखा, फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिसमें आप पाकिस्तान को इंक्लूड कर सकते हो, और थोड़ा बहुत ईरान का पोर्शन भी। ठीक है, और ये हेलेनिस्टिक एरा किंगडम ग्रीक, मतलब हेलेनिस्टिक एरा क्या होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर सकते हो कि सर हेलेनिस्टिक एरा मतलब ये होता है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। किंगडम वॉज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम 200 BC से लेके 100 CE तक इंडिया में था। ठीक है, इससे पहले तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट वगैरह में या फिर वेस्टर्न एशिया में, लेकिन इंडिया में इसका जो रूल देखने को आपको मिलेगा वो मिलेगा 300 साल तक, 200 BC से लेके 100 BC तक। ठीक है, और डेमिट्रस जो था ना ये यूथिडेमस का बेटा था। ठीक है, जो कि बैक्ट्रिया का राजा था, और ये फर्स्ट फॉरेन किंग था अलेक्जेंडर के बाद में, जो ग्रीक आर्मी को इंडिया में लेके आया था। लेकिन इंडिया में ये लेके ही नहीं आया था सिर्फ, बल्कि इंडिया में उन्होंने शासन वगैरह भी किया था। ठीक है, ही रिड्यूस टू सबडिविजन अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, देन पंजाब एंड सिंध। ठीक है, इस एरिया में इसका काफ़ी आपको कब्जा वगैरह देखने को मिलेगा होता हुआ। फिर इंडो ग्रीक जो थे ना उन्होंने 3 ब्रांचेस से रूल किया था इंडिया में, 3 ब्रांचेस। ठीक है, फर्स्ट जो ब्रांच थी वो थी नॉर्थ अफगानिस्तान में, सेकंड जो ब्रांच थी वो थी तक्षशिला में, और थर्ड जो ब्रांच थी वो थी आज का जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहाँ पे सियालकोट नाम से जगह आती है वहाँ पे। तो ये ब्रांचेस के थ्रू ये रूल कर रहे थे, और जिन्हें आप क्या कहोगे, जिन्हें आप कहोगे स्ट्रैटेगोस, तो ये स्ट्रैटेगोस के थ्रू मतलब मिलिट्री गवर्नरशिप नाम से एक कंसेप्ट था, उसके थ्रू ये रूल कर रहे थे 3 ब्रांचेस से। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा जो डेमिट्रस और जो मिनेंडर है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, और मिलेंडर किस लिए फेमस है, मिनेंडर वगैरह या फिर मिलिंद भी आप इसे बोल सकते हो, मिलिंदा बनने की वजह से। ठीक है, वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। ये 2 सिग्निफिकेंट रूलर्स थे जो कि 2 अलग अलग ब्रांचेस से आते थे। डेमिट्रस जो था वो सियालकोट से आता था। ठीक है, वो दोनों शायद यही से आते थे, लेकिन आपका जो मिनेंडर था ना वो इंडिया में एक तरीके से जो आपका तक्षशिला वगैरह ना यहाँ से इसका रूल वगैरह जो चलता था। एंड एम्बेसिडर फ्रॉम तक्षशिला ब्रांच, जैसे कि हेलियोडोरस जो था ना
इसको विदिशा के राजा के पास भेजा गया था, ठीक है। एम्बेसिडर था ये हेलियोडोरस, कहाँ का, तक्षशिला ब्रांच से। और आपका विदिशा वगैरह का आता है तो विदिशा आपका आता है आजकल जो प्रेजेंट है बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है, या फिर एमपी का नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे आपका विदिशा वगैरह आता था, ठीक है। एक ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन है जिसको गरुड़ा पिल्लर के ऊपर इंद्र किया हुआ देखने को मिलेगा आपको, मतलब ब्राह्मणी में एक इंस्क्रिप्शन है जो कि गरुड़ा पिल्लर जो है, ठीक है, बेसनगर वगैरह में भिलसा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो आपका तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला ने एक एम्बेसिडर भेजा था जिसका नाम था हेलियोडोरस, जो हमने अभी देखा। तो कोर्ट ऑफ काशीपुत्र भगभद्र, ठीक है, आइडेंटिफाइड विद द लास्ट बट द वन शुंगा, ठीक है। ये भगवत नाम से एक शुंगा है, मतलब शुंगा के जो कि विदिशा के जो किंग थे ना वो शुंगा वगैरह थे उस वक्त में, तो उनके मतलब एक तरीके से कोर्ट में इसको भेजा गया था, किसको, हेलियोडोरस से। वो एक ग्रीक का क्या था, एम्बेसिडर था, तक्षशिला ब्रांच से आता, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो इतनी जो हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस की, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इंडो ग्रीक्स कब आए थे। ऐसा तो इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा बताओ एक्सप्लेन करो इंडो ग्रीक्स ने रूल कहाँ से किया था, कैसे किया था, बस आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। सवाल यही आएगा अगर आएगा तो कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए थे, ठीक है। तो ये आपको एक इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी ऐसे सवाल नहीं आएंगे। फिर मिनेंडर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 165 से लेकर 145 BC के आसपास इसका रूल आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2nd सेंचुरी BC में ही था। तो इसको आप ज़्यादातर जानते हैं मिनेंडर के नाम से। यहाँ पे थोड़ा ठीक है मिस्टेक हुआ है। who as a मिलिंदा अटेंड द फेम इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदा पन्नू, ठीक है, जिसे क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा भी कहा जाता है। डिस्कशन इन बुद्धिज्म सपोजली कंडक्टेड बाय मिनेंडर एंड द बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागासेना, मतलब नागासेना जो है इसमें और जो मिलिंदा है, मिलिंदा पन्नू, ठीक है, मिनेंडर, इसमें क्या हुए थे, डिस्कशन हुआ था, एक डिबेट एक तरीके से हुई थी, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। और जिसके बाद जो है आपका नागासेना जो है इसके आंसर्स से और इसके डिस्कशन से या फिर इसके थॉट से ये जो है इतना प्रभावित हो जाता है कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा आपको इसमें मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलिंदा पन्नू जो टेक्स्ट थे उसमें। तो मिनेंडर जो था उसने ग्रीक जो पावर थी उसको स्टेबलाइज किया था इंडिया में, ऐसा बोला जाता है। तो उसकी जो कैपिटल थी ना वो शाकाला मतलब सियालकोट में थी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको गलती से ये बता दिया था कि मिनेंडर जो है वो तक्षशिला से आता था, नहीं, मिनेंडर जो था ना वो भी ये भी यही से था, ठीक है। मिनेंडर और डेमेट्रियस दोनों जो थे इसी ब्रांच से थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी सियालकोट, ठीक है, पंजाब में। देयर इज लिटिल डाउट दैट ही कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज लाइक गंगा वैली में वो आया था कि नहीं आया था, इसके ऊपर थोड़ा मतलब यहाँ पे क्या है डाउट है, क्योंकि ग्रीक सोर्सेज तो बोलते हैं कि वो आया था, लेकिन जो तब जो शुंगा रूलर वगैरह रूल कर रहे थे तो उन्होंने उसको हराया भी था, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। क्योंकि शुंगास के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और शुंगास ने उनको हराया भी था, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। शुंगास ने सक्सेसफुली जो है वो ग्रीक इन्वेजन को रिपेल किया था, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा मतलब डाउट है और थोड़ा कंट्रोवर्सी वगैरह भी है, तो ठीक है। आपको मोरलेस से याद रखना है कि मिनेंडर जो है वो एक तरीके से एक राजा था जो ग्रीक राजा था और जो सियालकोट से रूल कर रहा था पंजाब में, और इंडिया में आया था और मथुरा वगैरह तक आया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र तक तो नहीं पहुँच पाया था क्योंकि शुंगा सक्सेसफुल थे उसको रिपेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये फेमस जो है वो इसीलिए है मिलिंदा पन्नू के लिए, ठीक है, वो मिलिंदा पन्नू के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये थे इंडो ग्रीक्स। अभी इनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के पॉलिटी में या फिर ट्रेड में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडो ग्रीक्स थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था, ठीक है। और ये जो कॉइन्स थे ना इसके ऊपर ये राजाओं के मतलब एक तरीके से राजा महाराजा इनके मतलब एक तरीके से इमेजेस वगैरह भी पोस्ट करते थे। तो ये फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे इंडिया में, सॉरी गोल्ड कॉइन इशू करने वाले फर्स्ट थे। कॉइन्स तो उससे पहले इशू हो चुके थे क्योंकि पंचमोक कॉइन्स जो है वो महाजनपद पीरियड में इशू हो चुके थे, लेकिन गोल्ड कॉइन इशू करने वाले ये फर्स्ट थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन इशू करने वाले ये थे फर्स्ट। और इसके बाद आपको नंबर जो है इनकी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन जो है वो गुप्ता पीरियड में इशू हुए थे। और लेकिन जो क्वालिटी थी सबसे अच्छी क्वालिटी वो कुशाना के टाइम पे, मतलब क्वालिटी गोल्ड कॉइन जो है कुशाना ने एक तरीके से प्रिंट किए थे, शुरुआत की थी गोल्ड कॉइन इशू करने की इंडो ग्रीक्स ने। और सबसे ज़्यादा नंबर्स में अगर गोल्ड कॉइन आपको कहीं पे देखने को मिलेगी तो वो गुप्ता पीरियड में। फिर पॉलिटिकल क्या चेंजेस आए थे, तो ग्रीक जो है इन्होंने एक प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की थी, एक मिलिट्री गवर्नरशिप की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो है वो इन्होंने किया था, जिसे स्ट्रैटेगोस वगैरह नाम से आप जानते हो, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द पावर ऑफ न्यू रूलर्स, ठीक है, ओवर द कॉन्क्वर्ड पीपल। फिर ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ था, काफ़ी लार्ज नंबर में इन्होंने कॉइन्स वगैरह इशू करवाए थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ,
इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ट्रेड जो है वो वाइड स्केल पे स्टार्ट हो चुका था। और जो कुशानस वगैरह थे इन्होंने भी काफ़ी वाइड स्केल पे गोल्ड कॉइन इशू किए थे। तो मतलब इकोनॉमी थोड़ी बहुत प्रॉस्परस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो कॉइन जब इशू हो रहे हैं ना, तो कॉइन से क्या होता है, जो ट्रेड वगैरह होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, ट्रेड क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक्सचेंज काफ़ी ईजिली कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हिप्यालोस नाम से एक हिप्पॉलस नाम से एक ग्रीक सेलर था, इसने 47 AD मतलब फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ क्रिश्चियन एरा, इसने मानसून जो सी रूट है ना उसको मतलब एक तरीके से डिस्कवर किया था। ट्रेड विंड्स जिसे कहा जाता है, ट्रेड विंड वगैरह को इसने डिस्कवर किया था। तो इससे क्या हुआ, वेस्ट एशिया से इंडिया में जो शिप्स वगैरह आते थे वो थोड़ा एक उनको पुश मिला। क्योंकि क्या होता है, आप ट्रेड अगर कर रहे हो और अगर आप वो लैंड थ्रू कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप सी थ्रू ट्रेड करना चाहते हो और अगर आपको ऐसे कोई विंड्स वगैरह मिल जाए जिससे कि आपका ट्रेड जो है ईजी हो जाए और वक्त कम लगे, तो वो एक मेजर पुश कहलाता है। तो यही जो है वो काम हिप्पॉलस वगैरह ने किया था। और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट जो वो भी डेवलप हुए थे, जैसे कि भरूच वगैरह पोर्ट हो गया। तो इसका रीज़न यही था, भरूच पोर्ट काफ़ी फेमस और प्रॉस्परस था। ठीक है, तो ये इसका कारण था कि ट्रेड विंड्स वगैरह जो खोजी गई थी। ठीक है, तो ये था ट्रेड के ऊपर जो इम्पैक्ट इनका हुआ था। फिर इसके बाद कुछ इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ग्रीक्स, फिर शाकास, फिर पार्थियंस और फिर कुशानास जो आए थे, वो इंडिया के कल्चर में एक तरीके से क्या हो चुके थे, मिक्स हो चुके थे, तो एब्जॉर्ब हो चुके थे हमारे कंट्री में। ठीक है, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट कर चुके थे। लेकिन इंडिया में एक नई वॉरियर क्लास जो है वो क्षत्रिय नाम से यहाँ पे इमर्ज होती है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नई का मतलब क्षत्रिय तो पहले से थे, लेकिन एक मिक्स क्लास जो है क्लास या फिर कास्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत वगैरह जो है ना वो ऐसे ही मिक्सचर वगैरह से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब कुछ फॉरेनर्स आए, कुछ जो वहाँ पे जो इंडिजिनियस लोग थे वो 7th-8th सेंचुरी में बने थे वैसे तो। लेकिन रीज़न यही माना जाता है। फिर बुक ऑफ मनु जो है उसमें उन्हें सेकंड क्लास जो क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, एज दे आर फॉलोन फ्रॉम देयर ड्यूटीज। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस है, तो ग्रीक्स जो है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इंडिया में। सेवरल जो ग्रीक्स टर्म्स है, ठीक है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स वगैरह के बारे में इंडियन संस्कृत टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। फिर होरा शास्त्र नाम से एक टर्म यूज होती थी एस्ट्रोलॉजी के लिए संस्कृत में, दैट कुड हैव ऑल्सो बीन डिराइव फ्रॉम होरोस्कोप। जो होरोस्कोप है ना ग्रीक में, वहाँ से डिराइव हुई है ऐसा माना जाता है। However, India didn't get anything striking in medicine, botany, then chemistry from them because India was already well equipped in these subjects. ठीक है, जिसकी आपको चरका और सुश्रुता वगैरह जैसे आपको बड़े बड़े एक तरीके से मतलब फिजिशियंस देखने को मिलेंगे इंडिया में। तो चरका और सुश्रुता जो थे ये आपके फिजिशियंस थे। तो लेकिन एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट योगदान यहाँ पे माना जाता है। तो रिलीजन में क्या था, तो रूलर जो थे ना वो टॉलरेंट थे इनके, एक तरीके से आप बोल सकते हो, और वो इसीलिए इजीली एसिमिलेट हो गए इंडियन कल्चर में। ठीक है, और कुछ तो बुद्धिज्म वगैरह में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कुछ विष्णु की पूजा करने लगे। ठीक है, फिर हेलिडोरस नाम से जो ग्रीक एम्बेसडर था उसने एक पिलर बनवाया था इन द ऑनर ऑफ विष्णु। ठीक है, विदिशा के आसपास MP में। ठीक है, बुंदेलखंड और MP वाला एरिया आता है विदिशा में। फिर मिलिंदा पन्नू जो है वहाँ पे आपको पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री और रूलर्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिलीजन के ऊपर काफ़ी इनका इम्पैक्ट हुआ था। फिर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ग्रीक जो है वो हेलेनिस्टिक आर्ट के कुछ फीचर्स लेके आए अपने साथ। ठीक है, जिसको इंडियन आर्ट के साथ मिक्स होता आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपको एक नया स्कूल उभरता हुआ देखने को मिलेगा, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, तो ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन आर्ट विद द हेलेनिस्टिक या फिर वेस्टर्न आर्ट रिजल्टिंग इनटू द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ेंगे। फॉरेन रूलर्स ऑल्सो एक्टिवली प्रोमोटेड इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, उन्होंने भी इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर को एक तरीके से एक्सेप्ट किया और प्रमोट भी किया। तो आपको देखने को मिला कि बुद्धा के जो इमेजेस थे ग्रेको रोमन स्टाइल में, वो इसी का एक तरीके से रिजल्ट है या फिर एग्जाम्पल है। 3 तरह के डिस्टिंक्ट जो है बट इक्वली इंपॉर्टेंट स्कूल जो है गांधारा स्कूल। ठीक है, जो 50 BC से लेकर 5th सेंचुरी तक डेवलप हुआ था। फिर मथुरा स्कूल, ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में, और अमरावती स्कूल, ठीक है, साउथ इंडिया में। ये 3 स्कूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद जो है डेवलप हुए थे, मतलब फॉरेन इन्वेजन के बाद। ग्रीक्स जो थे ना उन्होंने इंडियन थिएटर्स के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, जो कर्टन्स वगैरह जो आपको देखने को मिलेंगे ये यही से आए थे। ठीक है, थिएटर्स में जो कर्टन्स आते हैं ना वो ग्रीक से ही आए थे। इट केम्स टू बी नोन एज यवनिका। ठीक है, उन्हें यवनाथ वगैरह कहा गया है। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म यवना। ठीक है, संस्कृत फॉर्म ऑफ आयोनाइन ब्रांच ऑफ ग्रीक। मतलब जो थिएटर आप थिएटर देखते हो, थिएटर में जो पर्दा वगैरह आता है ना बाद में कर्टन्स वगैरह, तो ये उसे यवनिका कहा गया था क्योंकि वो यवन से लेके आते हैं। यवन मतलब ग्रीक।
तो इस तरीके से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इंडिया के कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। मिक्स सोसाइटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक नया क्लास जो है डेवलप हो रहा था, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने कंट्रीब्यूशन किया, जैसे एस्ट्रोलॉजी में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, रिलीजन में उनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, एक नया स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, और वो इंडियन रिलीजन में ही एक तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके थे, ठीक है। फिर ट्रेड वगैरह में भी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, क्योंकि इन्होंने मानसून विंड्स को खोजा था, ठीक है। फिर उससे जो ट्रेड था वो काफ़ी आसान हो चुका था। फिर गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू करवाए थे, जैसे कि एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है कॉइन्स के द्वारा, ठीक है, ट्रेड वगैरह में, ठीक है। भरूच जैसे पोर्ट्स वगैरह उन्होंने डेवलप किए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडो ग्रीक जो थी उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल इंडिया के सोसाइटी में, आर्ट में, कल्चर में और इकोनॉमी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी इंडो ग्रीक्स, ओरिजिनली यहाँ पे थी, ठीक है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। और तब मौर्यन एम्पायर यहाँ पे रूल कर रहा था, लेकिन जब मौर्यन एम्पायर से हो जाता है तो ये फिर इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक ब्रांच इनकी यहाँ पे थी, ठीक है, एक ब्रांच इनकी सेंट्रल इंडिया में भी वगैरह काम करती है, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस ब्रांच थी वो ये थी, यहाँ से जो आपका पंजाब से जो रूल कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है अब, अभी हमें देखना है नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड वगैरह को कि क्या चेंजेस। अभी हमें देखना है शाकास के बारे में, ठीक है। शाका एरा वगैरह भी आपने सुना होगा, तो ये यही से स्टार्ट होता है शाका एरा। पहले आप मैप देख लो कि शाकाज वगैरह जो थे, उन्होंने इंडिया में एक तरीके से किन्हें रिप्लेस किया था, उन्होंने इंडिया में रिप्लेस किया था इंडो ग्रीक्स को, ठीक है। शाकाज जब आए तो इंडो ग्रीक्स को उन्होंने हरा दिया, सबमिजन कर दिया ग्रीक्स ने, और इंडो साइथियंस या फिर शाकाज रूल आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वेस्टर्न सत्रप जो थी ना, वो शाकाज की एक मिलिट्री मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, सत्रप सिस्टम वगैरह उन्हें कहा जाता है। और उसी वक्त पे यहाँ पे आपको सातवाहना देखने को मिलेगा, और नीचे पांड्याज और चोलाज वगैरह देखने को मिलेगी। और यहाँ पे खारा वाला जो है ना, उनका रूल वगैरह चल रहा था, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम, मतलब एक तरीके से किस तरीके से शाकाज वगैरह इंडिया में आए थे, इनका रोल रहा था। तो इंडो साइथियंस भी इन्हें कहा जाता है शाकाज वगैरह को, और शाकाज वगैरह भी कहा जाता है। 100 BC में ये आए थे और 150 BC तक इन्होंने रूल किया था, और बाद में ये रिप्लेस कर देते आपके ग्रीक्स को, ठीक है। तो शाकाज, जैसे शाकाज वगैरह भी आप लिख सकते हो, इसे इंडो साइथियंस कहा जाता है, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे इंडिया में 1st सेंचुरी BC में, ठीक है। ये साइथियन इथनिक स्टॉक्स वगैरह से आते हैं, मतलब एक ट्राइब है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। जो क्लाइमेटिक और जो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स थे वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, वहाँ से इनका नाम जो है साइथियंस वगैरह आता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी थी उस एरिया में, और क्लाइमेटिक जो फैक्टर थे उसकी वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसे साइथियंस कहा जाने लगा। मतलब जिस ट्राइब ने मूवमेंट स्टार्ट की थी उसे साइथियंस वगैरह कहा जाने लगा। द ड्राइंग अप ऑफ देयर पास्चर्स एंड बिल्डिंग ऑफ अ ग्रेट वॉल बाय चाइनीज रूलर, ठीक है। उसने क्या किया, इनके ऊपर एक प्रेशर ला दिया, क्योंकि ये फिर कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ये रहते थे, ठीक है, जहाँ पे रहते थे वो एरिया था आपका, देखो मैं आपके थ्रू दिखा, ये देखो ये एरिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चाइना ने एक वॉल खड़ी कर दी इस एरिया में, तो ये यहाँ पे जा नहीं सकते, साइथिया ये है, साइथिया ये वाला एरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्योंकि ये 60 या फिर 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर आता है। तो यहाँ से वो जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी ठंड है, फिर यहाँ पे तो आपको पूरी दीवार देखने को मिलेगी, चाइना ने खड़ी करके रखी, तो यहाँ पे वो जा नहीं सकते, इधर भी वो जा नहीं सकते, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो यहाँ पे आएंगे, वो इंडिया की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे किंगडम था, तो इनको उन्होंने हरा दिया, और वो फिर इंडिया में धीरे 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 करके परकोलेट होते गए, इन्वेड उन्होंने किया, और वो इंडिया में अंदर आते गए। तो इस तरीके से आप मैप के बेसिस पे जो थोड़ा हिस्ट्री को समझ सकते हो। तो जो प्रेशर था चाइनीज एम्पायर जो कंसल्ट हुआ था, सी हुंगती ने ग्रेट वॉल वगैरह उसने बना दी थी, और पाश्चर लैंड जो थे वो भी सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो ट्राइब थी, ठीक है, ये ट्राइब आपको इंडिया की तरफ या फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसने फिर बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर कब्जा कर लिया साइथियंस ने, और बैक्टीरिया के ऊपर कब्जा करके उनको हरा दिया, और फिर वो इंडिया में इजीली आ चुके, क्योंकि उस एरिया में तो बैक्टीरियंस थी ना, रूल करे थे इंडो ग्रीक्स वगैरह, उनको हरा दिया तो फिर बचेगा कौन, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो साइथियंस को इसीलिए भी शाकाज वगैरह कहा जाता है, पतंजलि के महाभाष्य में इन्हें शाकाज कहा गया है, ठीक है।
ये इंडिया में आए, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियन किंगडम को आके और ईरान वगैरह पे वगैरह वो करके फिर इंडियन जो ग्रीक किंगडम था इसके ऊपर इन्होंने कब्जा वगैरह कर लिया। ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी चीज़ में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। ये पॉलिटिकल चीज़ें सारे, मतलब एक पॉलिटिकल मतलब फैक्चुअल चीज़ें, और क्या मतलब पढ़ के क्वेश्चन तो आते नहीं है इसके ऊपर, है ना। बस हमें इनका रोल क्या है ये पता होना चाहिए, तो ये हम आगे देखेंगे इनका क्या रोल है। इनकी जो ये वेस्टर्न क्षत्रप वाली ब्रांच है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से आया कैसे आया, ये याद भी नहीं रखता हूँ, रहेगा भी नहीं आपके यहाँ, ठीक है। तो मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास आपको कुछ ही ग्रीक चीफ जो है वो इंडिया में रूल करते हुए देखने को मिलेंगे। शाका ने पूरा ग्रीक्स या फिर ग्रीक किंगडम या फिर बैक्टीरियन किंगडम जो इसके ऊपर कब्जा एक तरह से कर लिया था। देखो यहाँ पे हम ऐसा मतलब हमें ऐसा देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि 5 ब्रांचेस थी इनकी शाखा की। कितनी ब्रांचेस थी? 5 ब्रांचेस। और ये 5 ब्रांचेस थी ना वो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को मिला के थी। और जहाँ पे जिनकी ये ब्रांच अफगानिस्तान में सेटल हुई थी ना उसे शाकास्तान वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। और अभी भी वहाँ पे शाकास्तान उस एरिया को कहा जाता है। सेकंड ब्रांच जो थी वो पंजाब और तक्षशिला में, मतलब पंजाब में एक तरीके से सेटल हुई थी और तक्षशिला में उसकी कैपिटल थी। थर्ड ब्रांच आपको मथुरा में देखने को मिलेगी, ठीक है। फोर्थ ब्रांच आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, जिसे वेस्टर्न क्षत्रप वगैरह कहा जाता है। फिफ्थ ब्रांच जो है आपको डेक्कन वगैरह में देखने को मिलेगी। इसलिए जो शाखा है वो सातवाहना के साथ डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो शाका किंग है इंडिया में उसे मोगा कहा गया, मतलब वो फर्स्ट शाका किंग वाज मोगा 80 BC के आसपास, जिसने शाका पावर को गंधारा वगैरह रीजन में एक तरीके से इस्टेब्लिश किया था। और इसने कॉपर वगैरह कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा इशू किए थे। फिर जो मुगल था इसने टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा महात्मा ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा, महाराजा, ठीक है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसा? प्राकृत जो ट्रांसलेशन किया गया इसके टाइटल का, बेसिलोस मेगालू, जो कि ग्रीक इंडो ग्रीक किंग जो है वो अडॉप्ट किया करते, तो यही टाइटल इसने अडॉप्ट किया था। और इसका मतलब होता है द ग्रेट किंग, द ग्रेट किंग। फिर इसका जो रूल था आपको देखने को मिलेगा इंडस के दोनों तरफ, इंडस के दोनों तरफ, ठीक है। फिर न्यूमिज्मेटिक एविडेंस जो है सजेस्ट करते हैं कि जो मोगा था ये एजेस वन को इसने हरा के आया था। तो ये बिल्कुल मतलब कोई काम की जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसने ये जो एजिलस वगैरह था इसने एक कॉइन, एक अलग ही तरह का कॉइन जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम सीधा एक काम करते हैं, हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है। बस यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, मथुरा, उज्जैन और गिरनार ये शाकास के सेंटर्स थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इनकी सत्रह सिस्टम जो ना ये इंपॉर्टेंट है, शाकास में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इनकी सत्रह सिस्टम। तो जो एक्मेनाइट्स जो आपके कॉन्क्यूरर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, वो फर्स्ट थे टू इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। द टाइटल सत्रप या फिर शहारत या फिर जो भी आप बोल सकते हो, सत्रप या फिर सत्रपाज, ये हेलेनाइज फॉर्म है इसका ओल्ड पर्शियन सत्रपवन सिस्टम का, विच इज द प्रोटेक्टर ऑफ किंगडम, ठीक है। तो सत्रप सिस्टम मतलब वो सत्रप मतलब वो होते थे जो राजा का जो किंगडम था उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे फ्रॉम द इन्वेडर्स एंड फ्रॉम द जो शत्रु वगैरह थे उनसे, ठीक है। तो इसीलिए फिर यहाँ से वो ये टर्म आई है कि क्षत्रप मतलब जो प्रोटेक्टर थे किंगडम के, मतलब पूरे राजा और राजा के जो किंगडम था उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते थे क्षत्रप। और इसमें वेस्टर्न क्षत्रप काफी इंपॉर्टेंट बोलता है यहाँ पे। रुद्रदमन जो है ना वो इसी से बिलोंग करता है, वेस्टर्न क्षत्रप को कहते हैं। क्षत्रपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिसीव्ड फ्रेश इंपेटस ड्यूरिंग द साइथियन रूल। वैसे जो ओरिजिनली है वो साइथियंस का कंसेप्ट नहीं था, ये ओरिजिनल कंसेप्ट कहाँ से आया था? ये पर्शिया से आया था, ओल्ड पर्शियन जो कंसेप्ट है ना ये है। लेकिन इंडिया में जो इसका चीफ फीचर था वो ये था कि वो जॉइंट रूल यहाँ पे चलता था महाक्षत्रप का और क्षत्रप का, ठीक है। इंडिया में जॉइंट रूल एक चलता था इनका, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप थे क्षत्रप्स के, उन्हें इंस्क्रिप्शन से या कॉइन से आप पढ़ सकते हो। इसकी भूमिका जो था, एक भूमिका रूल होता है, भूमिका नहापना वगैरह, ये शहारत क्षत्रप मतलब शहारत डायनेस्टी से बिलोंग करता है। 2 डायनेस्टी इनकी बन चुकी है, क्षत्रप मतलब डायनेस्टी बन चुकी थी। और दूसरा जो था क्षत्रप था वो था आपका कर्दमका क्षत्रप, वो ठीक है, कर्दमका रूलर वगैरह। तो देखते हैं इनको आगे थोड़ा बहुत, ठीक है, इनके बारे में। फर्स्ट सबसे पहले तो शहारत, तो फर्स्ट क्षत्रप जो था शहारत फैमिली का, वो था भूमिका, ठीक है, जो कि प्रॉब्ली उसका टास्क क्या था, उसको साउथ वेस्टर्न पार्ट जो था उसको एक तरीके से एडमिनिस्टर करना था कुशाना एम्पायर का, ठीक है, एम्पायर ऑफ कुशान जो कुशान्स थे, मतलब जो
बाद में आए थे, इनके साथ ही आए थे एक तरीके से। तो वहाँ से जो एरिया जो इन्होंने कब्जा कर लिया था कुशानों से, जो जीत लिया था, उस एरिया को कंट्रोल करना, उस एरिया के ऊपर ध्यान देना, उस एरिया को एडमिनिस्टर करना, रूल करना, इसका काम था। तो खारोस्ती स्क्रिप्ट इसने यूज की थी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं खारोस्ती स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज इसने किया था। भूमकाल की कॉइन्स जो आपको इसी दो लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भूमकाल के जो सक्सेसर जो थे नाहपना वगैरह, ये तो मतलब आप फेमस है, क्यों फेमस है, क्योंकि इनको हराया था, नाहपना को हराया था किसने, सातवाहना ने। सातवाहना ने इसको हराया था, इसलिए फेमस है। तो बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ जनरल उसमें नहीं, बस आपको ये याद रखना कि नाहपना जो था वो किस, मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नाहपना जो था वो कौन था और वो किस ब्रांच से बिलोंग करता था। ये महाराष्ट्र में भी इसने रूल किया है, और नासिक वगैरह इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला कि नाहपना की जो पावर थी, सातवाहना रूलर गौतम बुद्ध सतकर्णी ने हरा दिया था। तो ये मेंशन किया कि नासिक की जो प्रशस्ति या फिर इंस्क्रिप्शन वहाँ पे, और वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो शारद वगैरह थे, इनकी जो पावर थी खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे मतलब आपको इतना याद रखना कि शारद जो थे वो एक सत्रप सिस्टम के तहत एक डायनेस्टी थी जिसका फर्स्ट रूलर भूमिका था, और नाहपना जो था इसको फिर किसने हराया था, आपके सातवाहना रूलर ने हराया था। फिर सेकंड जो है ना थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्दमगास के बाद। तो नाहपना की जब डेथ हुई थी तो चस्ताना जो था उसने कुशा was appointed by Kushana as a viceroy of southwestern province of the empire. Chastana was the only member of his line who used three scripts like Greek, Kharoshthi and Brahmi. यहाँ पे एक मतलब गलती हो गई, यहाँ पे शाकाल होना चाहिए। कुशाना कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे शाकाल होना चाहिए, शाकाज ने उसको अपॉइंट किया था। चस्ताना was a Shaka ruler of Western Satraps, ठीक है, डायनेस्टी was ruled by रूल ओवर उज्जैन के ऊपर इसका रूल था, इसका चस्ताना का। फर्स्ट सेंचुरी एडी में उसका रूल चल रहा था। शाका एरा इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड एट हिज सक्सेशन, मतलब जब इसका रूल स्टार्ट होता है तब से शाका एरा स्टार्ट हो रहा है ना। टोलेमी मेंशन हिम एज अ टेस्टिनिज वगैरह, टोलेमी ने कहा है। टोलेमी आपको पता है एक ज्योग्राफर था, एक हिस्टोरियन था, ग्रीक। इस कैपिटल उज्जैन मतलब उज्जैन, टोलेमी के जो ज्योग्राफी है उसमें उसे उज्जैन कहा गया है, उज्जैन को, ठीक है, चस्ताना को। तो यहाँ पे ये देख लेना कुशाना हो गया यहाँ पे गलती से, और नोट्स में भी शायद ये हो गया, मतलब गलती से हो गया होगा, क्योंकि इतने बड़े नोट बनाते तो गलती हो जाती है। तो थोड़ा देख लेना नोट्स में जब आएगा वो कुशाना इसको मेंशन करना है यहाँ पे, मतलब कुशाना की जगह शाकास को मेंशन करना है। रुद्रदमन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है शाकास का, ग्रेटेस्ट शाका रूलर इसको कहा जाता है। ये सेकंड सेंचुरी एडी में था ये, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो पावर थी वो पीक पे थी। वो ग्रैंड सन ऑफ चस्ताना। इस किंगडम इंक्लूड कोकन, नर्मदा वैली, फिर काठियावाड़, अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मालवा ऑल्सो। इसने आपको सुदर्शन लेक जो रिपेयर किया था ये इसने किया था, और सुदर्शन लेक बनाया, मतलब ये बनाया किसने था, ये बनाया था मौर्यराज ने, ठीक है। ही मैरिड हिंदू वुमन एंड हैड कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, ठीक है। रुद्रदमन वगैरह जो था, इसने एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखे चेस्ट संस्कृत, मतलब जो ओरिजिनल संस्कृत थी उसमें। टुक अप द टाइटल ऑफ महाक्षत्रप्स आफ्टर बिकमिंग किंग। फिर उसने पूरे जो शाका जो पूरी टेरिटरीज थी सारी की सारी, इसके ऊपर पूरा कब्जा इसका हो चुका था। ही मेंटेन मैराइटल रिलेशनशिप विद द सातवाहनास, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी जो था वो इसका सन इन लॉ था, ऐसा भी माना जाता है। बट ही ऑल्सो फॉट वॉर विद देम। ही रिगेन थ्रू द कॉन्क्वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी प्रीवियसली अंडर द नाहपना। Then he supported the Sanskrit literature and culture and art. Then it was during Rudradaman's reign that Yavaneshwar, the Greek writer, lived in India, translated the Yavan Jataka from Greek to Sanskrit. Greek से यवन जातका को उसने संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। He is famous in history because of the repairs he undertook to improve the Sudarshan Lake in semi-arid zone of Kathiawar. इसके लिए काफी फेमस है, ठीक है। This lake had been in use for irrigation for a long time and was as old as the time of Mauryas. Rudradaman was a great lover of Sanskrit. Although the foreigners settled in India, he issued first ever long inscription in chaste Sanskrit, मतलब pure. Rudradaman was succeeded by 7 weak rulers. The last of Rudrasimha III was ruling between 388, has been mentioned in Bana's Harkshetra as having been killed by Gupta monarch Chandragupta II. The Guptas they annexed the Shaka territory, मतलब काफी लंबा इन्होंने रूल यहाँ पे किया था। बाद में इनको हराया था
आपके गुप्ताज वगैरह ने, चंद्रगुप्त टू ने। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, जो आपको पूछी जा सकती है, मतलब प्रीलिम्स में नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको या फिर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि रुद्रदमन किस तरीके से एक थोड़ा शाका से अलग रूलर था और किस तरह से इंडियन कल्चर को इसने एसिमुलेट हुआ था। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जो रूलर्स आए थे और उनका जो इंडियन कल्चर के साथ एक तरीके से जो नाता था, जो रिलेशनशिप था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो आप वहाँ पे बताना कुशानस के बारे में। मतलब कुशान को तो हम डिस्कस करेंगे आगे, तब आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रदमन, क्योंकि इसने इंडियन जो कल्चर था उसको एक तरीके से पूरी तरीके से एसिमुलेट कर लिया था। इसने खुद हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो चुका था, फिर उसने महाक्षत्रप का टाइटल ले लिया था और इसने इवन जो टेरिटरी जो थी, जो नहापना की जो टेरिटरीज थी, जो सातवाहना जीत चुका था, उसको भी इसने कर लिया था, वापस एक्वायर कर लिया था। और इंडियन लिटरेचर जो है, संस्कृत लिटरेचर वगैरह की, इसमें इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसने इसके वक्त पे एक जो ग्रीक राइटर था यवनेश्वर, इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन किया है ग्रीक से संस्कृत में और प्योर संस्कृत फॉर्म ये यूज़ करा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो आपके पॉइंट्स में, मतलब आपके आंसर में आज पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हो फॉर वैल्यू एडिशन। ठीक है, फिर डिक्लाइन की क्यों हुआ शाकास का? तो शाका एम्पायर जो डिक्लाइन होता गया कब? जब आपका सातवाहना जो रूलर था एम्पायर गौतमपुत्र सातकर्णी आया। फिर शाका रूल जो था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में अजीज की डेथ के बाद खत्म हो चुका था 12 BC में। विद द रीजन के अंडर तो कुशानाथ, मतलब कुशानाथ वहाँ से आ चुके थे। ठीक है, कुशानाथ वहाँ से आ चुके थे 1st सेंचुरी BC के एंडिंग में। तो वहाँ पे मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान से इनका रूल तो खत्म हो चुका था, इसलिए फिर ये गुजरात वगैरह एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। और वेस्टर्न इंडिया में उनका रूल जो है 4th सेंचुरी BC तक, 4th सेंचुरी तक चला। और जो लास्ट सत्रप रूलर था, शाका सत्रप रूलर वेस्टर्न सत्रप, वो रुद्रसिम्हा था। वो कौन था? रुद्रसिम्हा। और उसको चंद्रगुप्त टू ने डिफीट किया था। और इसीलिए आपका जो देखो वेस्टर्न क्षत्रप जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न क्षत्रप क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि नॉर्दर्न जो शाका रूल था वो तो खत्म कर दिया था कुशानाथ ने, और इसीलिए वेस्टर्न क्षत्रप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रुद्रदमन यही से आता है, रुद्रदमन नाहपना वगैरह। और इसीलिए आपके जो सिलेबस है यहाँ पे स्पेशली जो है यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप को मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में पढ़ना है, आपको रुद्रदमन के बारे में पढ़ना है, आपको रुद्रदमन का इंपॉर्टेंस क्या है ये याद रखना है। तो रुद्रदमन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि रुद्रदमन जो था, इसने इंडियन कल्चर में ये पूरी तरीके से एसिमुलेट हो चुका था। दूसरा, इसने लिटरेचर को प्रमोट किया था और स्पेशली संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट किया था। तीसरा, इसने बड़े बड़े राजाओं को हराया था। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इसने लेक्स काफ़ी रिपेयर किए थे, जिससे कि इरिगेशन और इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल। तो ये 4 पॉइंट भी अगर आपको याद है और 4 पॉइंट्स भी अगर आप मेंशन करते हो, याद रखते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। इसलिए वेस्टर्न क्षत्रप जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमारा बचा है कुशानास के बारे में और पार्थियंस के। तो पार्थियंस तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुशानास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद जो ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स वगैरह जो है, इकोनॉमी जो है, कॉइनेज जो है ड्यूरिंग दिस फेज, वो किस तरीके से रोल, मतलब एक तरीके से रोल था। फिर महायाना बुद्धिज्म किस तरीके से डेवलप हो रहा है इस फेज में, वो हम सारा डिटेल में कवर करने की कोशिश नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थोड़ा लेक्चर जो है लेट आते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ा वक्त ही नहीं मिलता मुझे लेक्चर्स वगैरह डालने के लिए, तो ये तो आप समझ सकते हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी सिलेबस जो ऑन टाइम कंप्लीट कर सकूँ, और जो नोट्स है वो भी आपको ऑन टाइम कंप्लीट कर के दूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।